नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो मिड टर्म एग्जाम हुए हैं क्लास 7 के, उसके सोशल साइंस वाले जो सब्जेक्ट हैं उसके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। आपका एग्जाम जो है 2.5 घंटे का हुआ है। टोटल मैक्सिमम मार्क्स 60 है, और ये बाकी आपने जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट प्रश्न पे आते हैं। जो पहला प्रश्न है, जिसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, जिसको बहुवैकल्पिक प्रश्न भी कहा जाता है, मल्टीपल चॉइस वाला प्रश्न भी कहा जाता है। तो पहले प्रश्न का पहला प्रश्न देखते हैं, जिसमें है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, मतलब किसके द्वारा होता है। तो देखो बेटा, राज्यपाल कहाँ पे होते हैं, तो राज्य में होते हैं, ठीक है ना। लेकिन नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है ना। इसमें 3 हैं ऑप्शंस, और नगर निगम द्वारा, पंचायत द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। बिल्कुल ही गलत है। ये ऑप्शन आपको फंसाने के लिए दिया गया है। मैं आपको बताया था कि ये किसके द्वारा होता है, केंद्र सरकार के द्वारा होता है। दूसरे प्रश्न का देखते हैं आंसर क्या है। दूसरा प्रश्न कह रहा है, राज्य सरकार के मंत्रियों का चयन किसके द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार, देखो केंद्र सरकार के भी मंत्री होते हैं, राज्य सरकार के भी अपने मंत्री होते हैं। तो राज्य सरकार के मंत्रियों को पूछा है, तो मेयर नहीं, मेयर का तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेयर तो लोकल गवर्नमेंट में होता है। विधायक, इतनी पावर नहीं है विधायक को कि वो मंत्रियों को चुने। प्रधानमंत्री नहीं, ये प्रधानमंत्री तो सेंटर में होता है, केंद्र में होता है। तो ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है, मुख्यमंत्री। यानी मुख्यमंत्री क्या करते हैं, राज्य सरकार के मंत्रियों का चयन करते हैं। दूसरा, तीसरा प्रश्न है कि भारत में शासन कितने स्तरों पर काम करता है। तो बेटा, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास 3 स्तर की सरकार है। पहले को बोलते हैं सेंट्रल, दूसरे को बोलते हैं स्टेट, और तीसरे को बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं, लोकल गवर्नमेंट, यानी स्थानीय सरकार। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 स्तरों पे हमारी क्या करती है, सरकार काम करती है, ठीक है ना। चौथा प्रश्न देखते हैं, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर किस स्थान से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। आपको एक बात बता दूं, एक होता है इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे जिसको स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं, ठीक है ना। और ये कब आता है, तो 15 अगस्त को आता है। आप बोलोगे सर 15 अगस्त को आता है। और इस समय भारत के कौन, भारत के प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो झंडा फहराते हैं। और ये कहाँ फहराते हैं, तो लाल किले पे। कहाँ पे, रेड फोर्ट पे बेटा। जो इंग्लिश वाले हैं वो भी समझते रहे, रेड फोर्ट पे ये क्या करते हैं, झंडा फहराते हैं। और यही जब मैं बात करूं गणतंत्र दिवस की, गणतंत्र दिवस की यानी रिपब्लिक डे की जब बात आ जाएगी, रिपब्लिक डे के दिन, तो उस समय प्रेसिडेंट, हमारे महामहिम राष्ट्रपति साहब क्या करेंगे, वो संबोधित करते हैं राष्ट्र को। और वो कहाँ से करते हैं, इंडिया गेट से, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे पूछा है प्रधानमंत्री का, तो ये आंसर बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा, ए। यानी 4 का ए, 4 का क्या हो जाएगा, 4 का ए आंसर हो जाएगा। यानी हमने अभी देखा 1 का ए, 2 का जो है ये है मुख्यमंत्री डी, 3 का क्या है, 3, और यहाँ पे 4 का ए। अब आते हैं, बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया। आपको पता है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत की पहली लड़ाई में हराया। और पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, तो 1526 में। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1526। मैं आशा करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, आगे चलते हैं और आगे कोशिश करते हैं समझने की। अब देखो बेटा, आगे कह रहा है, क्या कह रहा है आगे, आगे कह रहा है कि ये बाकी इंग्लिश में लिखे हुए क्वेश्चंस आप समझ पा रहे होंगे, इंग्लिश में जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में कितने तरह के कर लगाए जाते थे। आपको बता दूं, अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली सल्तनत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था। ये खिलजी वंश से ताल्लुकात रखता था। और ये 3 तरह का कर लगाया जाता था। यानी 6 का आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब 7 नंबर क्वेश्चन आते हैं, 14वीं सदी में अफ्रीका से कौन सा यात्री भारत घूमने आया। देखो, चाइना से,
अफ्रीका से, यहाँ से बहुत सारे लोग हमारे इंडिया को जानने आते थे, घूमने आते थे। तो यही कह रहा है कि 14वीं सदी में कौन आया था, तो उस समय आया था इब्न बतूता। ठीक है ना, इब्न बतूता आया था, यानी बी आंसर सही हो जाएगा। अब आते हैं 8 नंबर प्रश्न पे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो देखो बेटा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी। और 1206 ईस्वी कौन से सदी में है? तो ये सदी है 13वीं सदी। 13वीं सदी का कौन सा है? तो ये प्रारंभ है। तो यानी देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, 13वीं सदी के आरंभ में, यानी प्रारंभ में शुरू हुआ था। यानी 8 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है? तो देखो, जब भी वायु यानी प्रेशर ऐसे दबाता है, तो यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा वायु के द्वारा, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वायु दाब। इसको क्या बोलेंगे बेटा? वायु दाब। अब आते हैं 10th नंबर प्रश्न पे। पृथ्वी के सतह से वायुमंडल की तीसरी परत कौन है? आपको बता दूं कि यहाँ पे 4-5 परत पाया जाता है, एक ही परत नहीं होता। ठीक है ना, सबसे नीचे 1 नंबर, उसके बाद में दूसरा होता है, उसके बाद में तीसरा होता है, उसके बाद में चौथा होता है, और उसके बाद में पांचवा होता है। ठीक है ना, तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो, पहले को क्या बोलते हैं? पहले को बोलते हैं क्षोभ मंडल। दूसरे को क्या बोलते हैं? समताप मंडल। तीसरे को क्या बोलते हैं? मध्य मंडल। और पांचवें को बोलते हैं बहिर्मंडल। और इसको बोलते हैं थर्मोस्फेयर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, इसको बोलते हैं स्टेटोस्फेयर, इसको बोलते हैं मेसोस्फेयर, इसको बोलते हैं थर्मोस्फेयर, और इसको बोलते हैं एक्सोस्फेयर। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? मध्य मंडल, यानी 10th का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेटा, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का एक उदाहरण है? प्राकृतिक, देखो दो तरीके का पर्यावरण होता है। एक तो मानवकृत होता है, जिसको मानव ने बनाया है, और एक होता है प्राकृतिक। तो यहाँ पे जिसको ईश्वर ने बनाया है, जिसको प्राकृतिक ने बनाया है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो देखो, इमारत, इमारत क्या प्राकृतिक ने बनाया है? बिल्कुल भी नहीं। परिवार क्या प्राकृतिक ने बनाया है? बिल्कुल भी नहीं, परिवार तो हम बनाए हैं। फर्नीचर, क्या टेबल चेयर ये सब क्या प्राकृतिक ने बनाया है? बिल्कुल भी नहीं। यानी जल इसका सही आंसर हो जाएगा। जल हम लोगों ने तो नहीं बनाया ना, समंदर हमने तो नहीं बनाया, नदियां हमने तो नहीं बनाया, ये सारा कुछ कौन बनाया है? ये प्राकृतिक ने बनाया है। यानी प्राकृतिक पर्यावरण का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? जो है जल हो जाएगा। यानी 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है बी हो जाएगा। ठीक है ना। अब आते हैं 12 नंबर पे। वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार जिसमें मुद्रा का प्रयोग न होता हो, उसको क्या बोलते हैं बेटा? तो उसको बोलते हैं वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बार्टर सिस्टम बोलते हैं बेटा। इसको इंग्लिश में बार्टर सिस्टम बोलते हैं। आप पढ़े होंगे। इसमें क्या होता है, जैसे एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी। होता यूं है, ए के पास मान लो कि ए के पास क्या है? आलू है। एक के पास आलू है और बी के पास टमाटर है। टमाटर है बेटा, ठीक है ना। इसके पास 5 केजी आलू है, इसके पास 5 केजी टमाटर है। लेकिन इसको आलू की जरूरत 2 केजी की ही है, 3 किलो इसके पास एक्स्ट्रा है। इसको भी टमाटर की जरूरत 2 केजी का ही है, 3 किलो एक्स्ट्रा है। लेकिन इसको टमाटर की जरूरत है, इसको किसकी जरूरत है? टमाटर की। और इसको किसको जरूरत है? आलू की। तो ये अपना क्या करेगा? कुछ आलू इसको दे देगा और कुछ टमाटर यहां से ले लेगा। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं कौन सा? बार्टर सिस्टम, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं। ठीक है ना। इसमें मुद्रा का प्रयोग तो होता नहीं, आप देख पा रहे हैं, कहीं मुद्रा तो लगा नहीं इसमें। ठीक है ना, समझ पाए होंगे आई होप। ठीक है ना। अब आते हैं अगले प्रश्न पे और देखने की कोशिश करते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये इंग्लिश में वही चीजें यहाँ लिखी हुई हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग बेटा। अगला प्रश्न देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बता दूं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। तो आप याद रखेंगे बेटा, ये याद रखने वाली है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। इसको इंग्लिश में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे भी बोला जाता है। आप इंग्लिश वाला पढ़ेंगे तो आपको वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आएगा नजर। ठीक है ना। उसके बाद में आते हैं पादप और पादप और जीव जंतु मिलकर
किसका निर्माण करते हैं? तो आपको बता दूं कि मंडल देखो बेटा 4 होते हैं। एक को बोलते हैं जैव मंडल, एक को बोलते हैं जल मंडल, एक को बोलते हैं वायुमंडल, एक को बोलते हैं स्थल मंडल। अब देखो जहां जल की मात्रा ज्यादा है, जैसे समुद्र, जैसे नदियां, उसको जलमंडल बोलते हैं। वायु, जो अभी मैं 4-5 स्थलों का बताया ना, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये सब वायुमंडल के पार्ट हैं। उसके बाद में स्थल मंडल, जहां पे हम लोग रहते हैं, उसको बोलते हैं स्थल मंडल। और ये तीनों को मिला दिया जाए, तो तीनों को मिला दिया जाए तो उस वहां पे कौन रहता है? जीव रहते हैं। यानी जीव कौन से मंडल में रहते हैं? तो इसको जैव मंडल बोलते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जैव मंडल। ठीक है ना, समझ पा रहे होंगे। उसके बाद आते हैं, वर्षा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है, यहाँ वर्षा नाम का कोई चीज यहाँ दिख रहा है, आप देख पा रहे होंगे। यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा? वर्षा मापी यंत्र हो जाएगा। यानी आप बी को सही बिल्कुल मान सकते हैं। यह ताप से रिलेटेड है, ये किसी और चीज से है, ये किसी और चीज से, आप देख पा रहे होंगे ये वायु वगैरह से है। इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा मापी यंत्र। ठीक है ना। आई होप कि आप ये 15 क्वेश्चंस जो हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला, ये अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग खंड ख के ऊपर। ये खंड ख में जो प्रश्न दिए गए हैं वो बेटा टोटल प्रश्न 4 दिए गए हैं। और ये कितने नंबर के हैं? 2-2 नंबर के हैं। आप देख पा रहे होंगे 2-2 नंबर हैं। तो इसमें आपको 2-3 पॉइंट्स लिखने होते हैं। ठीक है ना। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि औद्योगिक क्रांति से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है इसमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का इफेक्ट पूछ रहा है, अगर इंग्लिश की बात करूं तो देखो इफेक्ट में क्या हुआ। आपको 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है, उसी चीज को इलाबोरेट कर देना है। पहला कि आपको किस पे प्रभाव पड़ा? औद्योगिक क्रांति जब हुआ तो प्रभाव किस पे पड़ा? तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपका बहुत अच्छा हो गया। ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी आप किसके बात करते हैं? आप बात करते हैं बेटा परिवहन से। यानी आपका परिवहन बहुत तेज हो गया। परिवहन बहुत तेज हो गया। क्यों तेज हो गया? जैसे एक सामान मान लो यहाँ पे ए है, यहाँ कुछ सामान है, यहाँ बी के पास पहुंचाना है, बी में फैक्ट्री है, इंडस्ट्री लगा हुआ है, यहाँ पहुंचाना है। तो हम कैसे पहुंचाएंगे? गाड़ी से ही पहुंचाएंगे। अगर मैं घोड़े गधों से पहुंचाऊं तो ज्यादा समय लग जाएगा, अगर ट्रेन से पहुंचाऊं तो बहुत कम समय लगेगा। तो धीरे धीरे इसका क्या हुआ? परिवहन का विकास होना शुरू हो गया। दूसरा अगर मैं कहूं तो संचार। संचार यानी कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप हो गया। बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप हो गया। ठीक है ना। आप उसके बाद में बेटा, उसके बाद में तीसरा मैं बोलूं तो प्रोडक्शन, उपज, उत्पादन। उत्पादन बहुत तेज हो गया। पर्यावरण अरे औद्योगिक क्रांति आने से इन सारी चीजों पे प्रभाव पड़ा। तो ये सब पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कि यहाँ इंग्लैंड है, इंग्लैंड में क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति हुई, तो इसको क्या चाहिए? कच्चा माल चाहिए। इसको क्या चाहिए? कच्चा माल चाहिए। और कच्चा माल कहाँ पे है? इंडिया में है। कच्चा माल कहाँ पे है? अफ्रीका में है। कच्चा माल कहाँ पे है? अमेरिका में है। तो ये क्या करते हैं? यहाँ यहाँ जाते हैं, और ये जा करके यहाँ से कच्चा माल लेकर के आ जाते हैं। तो ये सब भी कॉलोनी बनना शुरू हुआ। इसी तरीके से बेटा अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे। ये आए थे फायदा कमाने ही। ये आए थे धीरे धीरे क्या करने? अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करने और बढ़ाने। लेकिन धीरे धीरे क्या करने लगे? हमारे ऊपर राज करने लगे। ठीक है ना। अब आते हैं तीसरा का पहला प्रश्न। तीसरा का जो पहला प्रश्न है ये है, क्षोभ मंडल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? बेटा अभी मैं बताया था कि ये है क्या? अर्थ सरफेस। ये अर्थ सरफेस है, ये हमारी भूमि है। और भूमि के ऊपर ही पहला जो मंडल होता है वो कौन सा होता है? ये होता है क्षोभ मंडल। ये होता है, यही क्षोभ मंडल होता है। और ये क्षोभ मंडल क्या है? तो आप लिख सकते हैं कि ये पृथ्वी से सटा हुआ सतह है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि हम जितने भी जीव जंतु हैं सब इसी मंडल में रहते हैं, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, जितने भी घटनाएं होती हैं मौसम से रिलेटेड, जितने भी, चाहे बादल का वो बनना हो, वर्षा का होना हो, कोहरा का होना हो, चाहे और भी बहुत सारा फॉग वगैरह का फॉर्मेशन वगैरह होता है, ये सब कुछ कहाँ होता है बेटा? क्षोभ मंडल में होता है। आप इस सब पॉइंट को लिख सकते हैं। ठीक है ना। दूसरा इसी में कह रहा है अथवा में, दोनों में से कोई एक लिखना था, लेकिन अगर अथवा में वाला लिखना चाहते हैं तो इसमें तीसरे मंडल के बारे में पूछ लिया है। पहला हो गया क्षोभ मंडल, दूसरा होता है समताप मंडल, ये तीसरा जो होता है इसको बोलते हैं मध्य मंडल। तो इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो आप बोल लिख सकते हैं पहला पॉइंट कि यह जो है पृथ्वी के सतह से तीसरा सतह होता है। दूसरा,
यहाँ पे तापमान सबसे कम होता है। अगर पूरे वायुमंडल में अगर कहीं कम तापमान होता है तो यहीं पे होता है। 80 किलोमीटर के आसपास में यहाँ पे -80 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर चला जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद में आप लिख सकते हैं, यहाँ जो उल्का पिंड होती हैं बेटा, आप पढ़े होंगे उल्का पिंड जो होती हैं, वो उल्का पिंड अगर हमारे पृथ्वी के पास आने की कोशिश करती हैं तो इसी में क्या हो जाती हैं, वो जल जाती हैं, इसी में वो नष्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो आप ये सारे पॉइंट आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं। अब आते हैं चौथे प्रश्न। चौथा प्रश्न कह रहा है कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या है। ये तो बड़ा ही आसान प्रश्न है और कई बार बताया गया है आपको। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मिड डे मील। बहुत सारे बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल के हैं वो आप देखे होंगे, मिड डे मील आपको मिलता होगा। स्कूल में आप जाते होंगे तो कभी कढ़ी चावल मिलता है, तो कभी पूरी सब्जी मिलता है, तो कभी कुछ तो कभी कुछ, हर दिन का अलग अलग होता है। अब देखो ये मिड डे मील में क्या होता है, तो इसमें आप लिख सकते हैं पहला पॉइंट कि सभी सरकारी स्कूल में दोपहर के समय सभी बच्चों को मुफ्त में एक टाइम का क्या किया जाता है, भोजन दिया जाता है। पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसके उद्देश्य दो हैं। पहला उद्देश्य है कि जितने भी गरीब बच्चे हैं उनको एक टाइम का कम से कम दिन में भोजन मिल पाए। दूसरा कि उसी भोजन के लिए, उसी भोजन के लालच में कम से कम बच्चे स्कूल तो आ पाए, और स्कूल आ पाएंगे तो कुछ पढ़ पाएंगे, कुछ स्टडी कर पाएंगे, कुछ रीड कर पाएंगे, ठीक है ना। तो पढ़ पाए, तो इनके लिए, इन दोनों उद्देश्यों के लिए क्या किया गया है, मिड डे मील तैयार किया गया है। तो आप इस पॉइंट को डाल सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, पांचवा का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है जन्म सिद्ध अधिकार से आप क्या समझते हैं। देखो बेटा, अधिकार तो आप समझते हैं, जो आपके पास राइट होता है उसको अधिकार बोलते हैं, जो कोई ले नहीं पाएगा। अब कह रहा है जन्म सिद्ध अधिकार से आप क्या समझते हैं, यानी वैसे अधिकार जो आपको जन्म से मिला हुआ है। ये वैसे अधिकार हैं जो आपको जन्म से मिले हुए हैं, उन्हीं अधिकार को आप क्या कहते हैं, जन्म सिद्ध अधिकार कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए कि आप जन्म ले लिए, आप अगर जन्म ले लिए, फॉर एग्जाम्पल समझ लिए कि आप जन्म ले लिए, और जन्म कहाँ ले लिए, किसी रीच के घर में, किसी अमीर के घर में, गरीब घर में नहीं लिए, रीच के घर में लिए। तो आपके पास क्या है, बहुत सारे अधिकार होंगे। जैसे आप ये सोचते हैं कि हमको शासन करने का अधिकार है, क्यों, क्योंकि मैं राजा रजवाड़े के घर में जन्म लिया हूँ, ठीक है ना। आपको शासन करने का अधिकार है, ऐसा समझ लिया जाता है। ये अधिकार, जैसे जीवन जीने का अधिकार, जिसको आप इंग्लिश में राइट टू लाइफ भी बोलते हैं, राइट टू लाइफ भी बोलते हैं, इसको जीवन जीने का अधिकार बेटा बोला जाता है। ये सब क्या है, जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इन सारे पॉइंट को आप लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है पांचवा के बी में, लिंग भेद से आप क्या समझते हैं। लिंग भेद मतलब इंग्लिश में आप इसको, यहां लिख देता हूं मैं, इंग्लिश में आप इसको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, यानी आप लिंग के आधार पे, आप लिंग के आधार पे कोई भी मतभेद करते हैं उसको क्या बोलते हैं, लिंग भेद बोला जाता है। हालांकि आप और हम सब लोग जानते हैं कि महिला हो या पुरुष सबको समान अधिकार है, महिला हो या पुरुष सब लोग समान काम करने के लिए, समान इज्जत प्रतिष्ठा पाने के लिए हकदार हैं। लेकिन हम क्या समझते हैं कि पुरुष जो है बेटा वो ज्यादा ताकतवर है, जबकि महिला कम ताकतवर है, इसीलिए पुरुष का ज्यादा सम्मान किया जाता है, महिलाओं का कम सम्मान किया जाता है। कोई भी काम, दोनों काम एक ही, मतलब एक ही काम को पुरुष भी कर रही हैं, महिला भी कर रहे हैं, दोनों लोग कर रहे हैं, लेकिन महिला को कम पेमेंट दिया जाता है या बहुत कम दिया जाता है, जबकि पुरुष को बहुत अधिक दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ आप यहाँ लिख सकते हैं फिफ्थ के बी में। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे और अच्छा लग रहा होगा आपको डिस्कशन देख करके। आपको लग रहा होगा कि हाँ हमने अच्छा लिखा है, अच्छा किया है, आप ऐसा फील कर रहे होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है ना। अब आते हैं आगे, समझने की कोशिश करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि मुगल और राजपूत शासकों के मध्य संबंध की विवेचना कीजिए। मुगल साम्राज्य आपको पता ही है, मुगल्स के बारे में, राजपूत, जो राजपूत रहते थे, राजस्थान वाला क्षेत्र आपको पता ही है। देखो इनके बारे में संबंध, दो तीन संबंधों के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा मैं बता देता हूँ। पहला देखो संबंध क्या था कि देखो मुगल्स जो थे, मुगल्स जो बेटा थे वो पावरफुल होते जा रहे थे।
वो पावरफुल होते जा रहे थे, बहुत पावरफुल होते जा रहे थे। तो राजपूत जो राजा थे ना, वो बड़ी चालाक निकले। वो क्या निकले? बड़ी चालाक निकले। और इनकी इनकी जो जो पावरफुल हो रहे हैं, उनकी उनके शरण में चले गए और बोले चलो ठीक है, हम आपके अंडर में काम करते हैं, आप मेरे को बहुत मनसब दे दीजिए या बहुत अच्छे अच्छे रैंक दे दीजिए, पोस्ट दे दीजिए, हम आपके राज्य में विलय हो जाते हैं और हम काम करेंगे, आप जैसे बोलेंगे वैसे। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हुआ बेटा, ये जो राजपूत थे ना, वो मुगल्स के बेटियों से या लड़कों से अपना वैवाहिक संबंध बनाना शुरू कर दिए। तो यहां से भी एक रिलेशन हो गया, आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं। तीसरा क्या हुआ कि कुछ राजपूत जो थे वो मुगल्स को पसंद नहीं करते थे, और मुगल्स भी राजपूत को पसंद नहीं करते थे, उन लोगों को जो लोग इनके विरोध में काम करते थे। तो दोनों के बीच में अच्छा रिलेशन नहीं था, और ये संबंध अच्छा ना होने से बहुत सारा युद्ध होता था, बहुत सारी लड़ाइयां होती थी, यानी टसल चलते रहता था। तो ये तीनों रिलेशंस के बारे में आप अच्छे से लिख सकते हैं। आई होप कि क्लियर हो रहा है सबको। अब कह रहा है कि मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकार की क्या परंपरा थी। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य की क्या परंपरा थी। देखो, आमतौर पे क्या होता है कि जो राजा महाराजा होते हैं ना बेटा, जो राजा महाराजा होते हैं, वो अपने सबसे जो बड़ा पुत्र होता है, सबसे जो बड़ा बेटा होता है, उसी को क्या करते हैं, राजा बना देते हैं। लेकिन मुगल साम्राज्य में ऐसा नहीं था। आप ये लिखेंगे कि आमतौर पे ऐसा होता है, लेकिन मुगल साम्राज्य में ऐसा नहीं था। मुगल साम्राज्य में क्या था कि मान लीजिए कि मुगल साम्राज्य में यहाँ एक राजा है एम नाम का, इसका 3 बेटा है, ए बी एंड सी। अब होता यूं था, इसके हिसाब से मुगल साम्राज्य में जो परंपराएं चल रही थी, ये जो परंपरा अपनाए हुए थे ये कहीं और के, ये तैमूर राजवंशों से लिया गया परंपरा था। और इसमें था कि जो भी उत्तराधिकार होगा वो तीनों होगा, तीनों में बराबर बराबर संपत्ति बांट दी जाएगी। लेकिन होता क्या था, एक्चुअली में क्या होता था कि ये तीनों आपस में क्या करते थे, लड़ जाते थे। ये तीनों क्या करते थे, आपस में लड़ाई कर लेते थे, और इसमें से जो विनर होता था, जो विजेता होता था, मान लो बी हो गया, तो बी क्या करेगा, अब बी ही गद्दी पे यहां बैठेगा। ठीक है ना, तो ये सारा कुछ आप यहां लिख सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नागरिक अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद भी अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों को किस प्रकार असमानता का सामना करना पड़ा था। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो, देखो इसमें क्या होगा, इसमें जो बच्चे हैं, अफ्रीकी अमेरिकन कौन से बच्चे हैं, देखो अमेरिका में रहते हैं अमेरिका में हैं, कहाँ से आए हैं, अफ्रीका से। अफ्रीका से आए हुए हैं, रहते अमेरिका में हैं, उनको बोलते हैं अफ्रीकी अमेरिकन। ये जो बच्चे हैं, इनके साथ बहुत ही भेदभाव हुआ करता था। भेदभाव कैसे? पहला चीज, गोरे जो बच्चे थे, गोरों के जो बच्चे थे, उनके साथ में इनको नहीं रहने दिया जाता था। पहला। दूसरा, स्कूल जो होता था, स्कूल में गोरे लोगों के बच्चों के साथ इनको स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता था। तीसरा, जो स्कूल की कंडीशंस दी, जो स्कूल का कंडीशन था बेटा, वो बहुत खराब कंडीशन वाले स्कूल में इनको भेजा जाता था। ये जो बच्चे थे अफ्रीकन, इनको यहाँ भेजा जाता था जहां पे स्कूल खराब कंडीशन में है, बिल्कुल। ठीक है ना। और चौथा क्वेश्चन, चौथा आप लिख सकते हैं कि ये जो बच्चे हैं ना, ये बहुत तो मतलब क्या उसका नाम है, इनको बहुत पिछड़ा समझा जाता था, बहुत मारा पीटा भी जाता था, इस तरीके से असमानता का सामना करना पड़ता था। ठीक है ना। ये 4 पॉइंट आप लिख देंगे तो मेरे ख्याल से 3 नंबर का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट तो बहुत ही मतलब हो जाएगा। और भी आपके दिमाग में कोई पॉइंट आ रहा होगा तो आप लिख सकते हैं। आगे कह रहा है कि समानता को स्थापित करने के लिए हमारे संविधान में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। आपको बता दूं कि ये समानता का अधिकार हमारे समान में, अरे, संविधान में मिला हुआ है। और ये अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 के बीच में है। और इसमें बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं, जैसे जैसे इसको बोलते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ। क्या बोलते हैं? इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ। एक को बोलते हैं कानून के समक्ष अधिकार मिला हुआ है। आप दूसरा अधिकार आपको क्या बोल दूं कि किसी भी आप जॉब में जाते हैं, किसी में आप जॉब में जाते हैं, तो आपको जेंडर को लेकर के, यानी लिंग को लेकर के, कास्ट को लेकर के, रिलीजन को लेकर के, यानी आपको धर्म को लेकर के, या आप जिस स्थान से आए हुए हैं, प्लेस ऑफ बर्थ आपका कौन सा है, किस स्थान में आप जन्मे हुए हैं, ये सबको लेकर के कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है। कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है जॉब में। दूसरा,
नॉर्मल प्लेस पे, जो पब्लिक प्लेस है, जो पब्लिक प्लेस है बेटा, पब्लिक प्लेस पर भी ये चीजों को लेकर के कोई भी आदमी भेदभाव नहीं कर सकता, यहां भी समानता मिला हुआ है। एक पॉइंट आगे और लिख सकते हैं कि आपको छुआछूत का अंत कर दिया गया है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। कोई भी अनटचेबल नहीं है, सबको आप छू सकते हैं, सबके पास जा सकते हैं, सबके पास बैठ सकते हैं, ये सारा कुछ आप लिख सकते हैं। एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि आपके पास कोई टाइटल नहीं दिया जाएगा, मतलब कोई आपको पदवी नहीं दिया जाएगा, मतलब एबोलिशन ऑफ टाइटल है, यानी सब समान रहेंगे, कोई टाइटल वाइटल नहीं है। हाँ, फौज वगैरह में बेटा थोड़ा बहुत होता है, वरना ऐसे कोई भी टाइटल नहीं है। आप समझ पा रहे होंगे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में यह है कि वायुमंडल की कितनी परतें हैं, उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आपको मैं अभी बताया था कि ये होता है बेटा, देखो यहां पे आपको बता दूं, ये मैं मान लिया पृथ्वी का सतह, ये है अर्थ सरफेस। तो पहला मंडल जिसको क्षोभ मंडल बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर। दूसरा बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। तीसरे को बोलते हैं बेटा मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर। चौथे को बोलते हैं थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। और लास्ट वाले को बोलते हैं एक्सोस्फेयर। ठीक है ना। आपको इन्हीं के बारे में थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश करना है। जैसे अगर ट्रोपोस्फियर की बात करूं हाइट की, तो ये 13 किलोमीटर तक है बेटा, लगभग लगभग। अगर इसकी बात करूं तो ये 48 to 50 किलोमीटर तक होता है। वही इसकी बात करूं, अभी मैं बात किया था इसकी कितनी हाइट तक होती है, 80 किलोमीटर तक। इसकी मैं बात करूं तो ये कहाँ होता है बेटा, तो ये होता है 400 किलोमीटर तक। और उसके बाद में क्या होता है, ऊपर में जो है 400 के ऊपर जो है एग्जोस्फेयर होता है। अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की, तो देखो ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, टेम्परेचर ऐसे घटता है, फिर यहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर में ऐसे बढ़ जाता है, फिर मेसोस्फियर में बहुत नीचे चला जाता है, फिर थर्मोस्फियर में बढ़ता है, फिर एक्सोस्फियर में बढ़ते चला जाता है। आप ये वाला फिगर बना सकते हैं। ये जहां से ये चेंजेस हो रहे हैं ना, इसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज, इसको बोलते हैं स्ट्रेटोपॉज, इसको बोलते हैं मेसोपॉज, इसको बोलते हैं थर्मोपॉज, और बाकी आगे ऐसे बढ़ते चला जाता है। इसमें देखो बेटा बहुत सारे आपको चीजें होती हैं, जैसे वर्षा का होना, बादल का बनना, सबसे ज्यादा वायु जो है यहीं पे रहती है, हम सांस यहीं लेते हैं, जीव यहीं रहते हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे ओजोन लेयर है, यहाँ पे एरोप्लेन इसी लेयर में उड़ती है, ठीक है ना। और ये दूसरा लेयर है, ओजोन लेयर हमको क्या करता है, अल्ट्रा वायलेट जो रे होती हैं उससे बचाती हैं। उसी तरीके से आप मेसोस्फेयर में लिख सकते हैं कि सबसे कम टेम्परेचर कहाँ होता है, यहीं पे होता है, ये तीसरा लेयर होता है। आप बता सकते हैं कि उल्का पिंड जो होती हैं यहीं समाप्त हो जाती हैं। थर्मोस्फेयर को आप बोल सकते हैं कि ये बहुत ही गर्म परत है, ठीक है ना, बहुत ही गर्म परत है। और यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो किसके फॉर्म में होते हैं, आयंस के फॉर्म में होते हैं, इसलिए इसको आयनोस्फेयर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आयनोस्फेयर भी बोलते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा यार, कि ये सारा कुछ आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब 9th क्वेश्चन कह रहा है कि मनसबदार कौन थे, मनसबदार कौन थे। 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि मनसबदार कौन थे, व्याख्या कीजिए। और दूसरा ही क्वेश्चन कह रहा है कि मनसबदार मुक्तियों से किस प्रकार अलग थे, मनसबदार मुक्तियों से किस प्रकार अलग थे, दूसरा प्रश्न ये भी कह रहा है। तो हम देख लेते हैं पहले कि मनसबदार कौन है। देखो मनसबदार जो शब्द है ना बेटा, मनसबदार जो शब्द है ये कहाँ पे था, ये मुगल्स के समय था। इसको मुगल के समय ये शब्द अस्तित्व में आया था, ठीक है ना। और ये मुगल्स में भी कौन किया था, सबसे पहले अकबर किया था। अकबर ने इसको मनसबदारी सिस्टम को स्टार्ट करवाया था, ठीक है ना। अब देखो मनसबदार शब्द का जो प्रयोग है वो ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था, ठीक है ना। इस क्या होता था, इसमें क्या होता है, एक रैंक मिलता है, एक रैंक मिलता है, एक पद मिल जाता है बेटा, ठीक है ना। और ये किसके द्वारा दिया जाता था, मुगल्स के द्वारा दिया जाता था, ध्यान रखना, ठीक है ना। और इसमें बहुत सारा पद दिया जाता था, जो रैंक दिया जाता था, उसी रैंक के अनुसार से इसकी क्या होती थी, सैलरी होती थी, सैलरी होती थी। और जो रैंक दिया जाता था उसी के हिसाब से इनको क्या रखने होते थे, घोड़ा रखने पड़ते थे, हॉर्सेस रखने पड़ते थे बेटा। हॉर्सेस, जैसे मान लो कि एक मनसबदार को मान लो
200 मनसब दे दिया गया है, यानी 200 रैंक दे दिया गया, 200 जागीर दे दी गई, तो इसको उसके हिसाब से सैलरी भी दी जाएगी, उसके हिसाब से इसको अपने हॉर्सेस को भी मेंटेन रखना पड़ता था। ये सारा किया जाता था कहाँ पे, मनसब में। दूसरा कह रहा है कि मनसब और मुक्तियों से किस पर, मनसब जो है मुक्तियों से किस प्रकार अलग थे। अब देख लेते हैं कि किस प्रकार अलग थे। इसको मैं मिटा देता हूं, फिर देख लेते हैं। मनसब आपको पता चल गया। मुक्तियों को बता देता हूं कि इनके पास क्या होता बेटा, कि इनके पास केवल राजस्व यानी राजस्व कलेक्ट करने का अधिकार दिया गया था। मतलब इनके पास कोई मनसब नहीं होता था, कोई पदवी नहीं होती थी, कोई पद नहीं होता था। ये बस क्या कर सकते हैं, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए इनको रखा जाता था। ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, ये यह राजस्व और उनके नौकरों के लिए एकत्रित करते थे, ऐसे समझिए। वे स्वयं देश के अन्य किसी भाग में सेवारत रहते थे, ये काम कहीं और कर रहे हैं, लेकिन इनको एक काम दे दिया गया कि हाँ आप आएंगे, रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे और ये सारी चीजें करेंगे। तो आप बहुत सारे पॉइंट, 2-3 पॉइंट इसमें लिख सकते हैं और 2-3 पॉइंट जो मैं इसमें बताया वो आप लिख सकते हैं। अब आते हैं, अगला जो खंड है उसकी चर्चा करते हैं। खंड अंग, इसमें क्या है, क्षमता आधारित बेस्ड प्रश्न है, ठीक है ना। इसमें है कि पैसेज दिया रहता है और आपको क्वेश्चन आंसर देखने होते हैं। देखो, पहला प्रश्न कह रहा है बेटा, पहला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी की ठोस प्रपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल है। ये स्थलाकृतियों महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है, ठीक है ना। अब अगर क्वेश्चन की बात करते हैं, हम क्वेश्चन की बेटा बात करते हैं, तो आप पाएंगे, क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे किस तरीके से पूछा हुआ है। 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की जो ठोस है, पृथ्वी की ठोस प्रपटी या कठोर ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो अभी बेटा इसी पे चर्चा किया गया है कि इसको क्या बोलते हैं, स्थल मंडल बोला जाता है। यानी आपको इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, स्थल मंडल होगा। दूसरा जो प्रश्न है, स्थलाकृतियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो स्थलाकृतियां 2 जगह पाई जाती हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था इंग्लिश में, देखो यहाँ ओशन लिखा हुआ है और एक कॉन्टिनेंट लिखा हुआ है, यानी महासागरों में पाई जाती हैं और महाद्वीपों में पाई जाती हैं, ठीक है ना। और अब देखो तीसरा प्रश्न कह रहा है कि स्थल मंडल किससे बना होता था। तो आप क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ रॉक्स एंड मिनरल्स, अगर इंग्लिश में देखें तो, हिंदी में अगर देखें तो किससे बना होता है ये, रॉक्स का मतलब होता है चट्टान और मिनरल का मतलब होता है खनिज, यानी ये चट्टान और खनिज से बना होता है। आई होप कि ये वाला पैसेज आप बना लिए होंगे, बहुत आसान पैसेज था और आपको मैं समझा भी दिया, भी समझ में आ भी गया होगा। 11 नंबर जो क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी 3 प्रश्न दिए गए हैं। ये भी वही है, पैसेज वाला ही है। इसमें एक लड़की है अफसाना, ये अपने मम्मी को बिल्डिंग के घरों में काम करते हुए देखती है। कहाँ देखती है, बिल्डिंग के घरों में। आप पहला प्रश्न भी देख पा रहे होंगे यहाँ, अफसाना की मम्मी कहाँ काम करती है। तो पहला ही हो गया कि बिल्डिंग के घरों में। कहाँ काम करती है, बिल्डिंग के घरों में, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका। दूसरा कह रहा है अफसाना की मम्मी उसके खेल के लिए कैसे मान गई। तीसरा कह रहा है अफसाना की मम्मी उसे खेलने क्यों नहीं देना चाहती थी। अब आगे पढ़ते हैं, ये पैसेज क्या बोलता है। और हम बच्चों को स्कूल भेजती थी, मतलब वो उसकी मम्मी जो है अफसाना की, वो बिल्डिंग के घरों में काम भी करती थी और जो उनके बच्चे थे उनको घर भी भेजती थी, अरे स्कूल भी भेजती थी। मैं भी उनकी मदद करती हूँ, ये अफसाना कह रही है कि मैं भी उनकी क्या करती हूँ, मदद करती हूँ घर में। जब मैंने अपने बास्केटबॉल खेलने की योजना मम्मी को बताई तो मम्मी गुस्सा हो गई। कह रही है कि जो बास्केटबॉल खेलने जाना चाहती थी और ये बात बताई, कौन बताया, अफसाना, किसको, अपने मम्मी को। तो इसकी मम्मी गुस्सा हो गई और क्या बोली, लड़कियां थोड़ी ही बास्केटबॉल खेलती हैं, काम करो ठीक से, पढ़ो, स्कूल जाओ, ग्राउंड पर खेलने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा उसकी मम्मी बोलती है। लेकिन ये अफसाना नहीं मानती है, ये अपने सहेलियों को ले आती है, उसके बाद में कोच सर को ले आती है और क्या करती है, मम्मी को ये सब मिलके समझाते हैं, जिससे मम्मी मान जाती है। तो आपका प्रश्न तीसरा था। देखो तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, अफसाना की मम्मी
उसे खेलने क्यों नहीं देना चाहती थी? क्योंकि उसकी मम्मी जो थी थोड़ा बेटा रूढ़िवादी विचार से थी और वो लड़कियों को खेलना उनको अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो नहीं खेलने देना चाहती थी। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि अफसाना की मम्मी उसके खेलने के लिए कैसे मान गई? तो कैसे मानी? सहेलियों और कोच सर के समझाने के बाद। आपको आंसर यहां मिल जाएगा। कैसे मानी? तो सहेलियों ने मना दिया और कोच सर ने समझा दिया कि नहीं खेलना, लड़कियों को भी खेलना जरूरी है, इसलिए वो मान गई। आप समझ पा रहे हो? अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, जहां लिखा हुआ है दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखो ये जो पैसेज है बेटा वो भेदभाव को लेकर के है, ये भी थोड़ा भेदभाव को लेकर के था, ये भी भेदभाव को लेकर के ही है। देखो क्या कह रहा है, भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िवादी धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। कब होता है? जब आप कोई भी पूर्वाग्रह पहले से बना लेते हैं या रूढ़िबद्ध धारणा आपके पास है, तो आप भेदभाव करना शुरू कर देते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं किस लिए? ताकि किसी को नीचा दिखा सके, या आप अगर किसी खास नौकरी को करने से किसी को रोकते हैं, जैसे बोलते हैं कि ये खास जाति के लोग तो ये वाला नौकरी नहीं करेंगे, ये खास धर्म के लोग तो ये वाला नौकरी नहीं करेंगे, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो। फिर आगे कह रहा है, या आप किसी मोहल्ले में किसी को रहने नहीं देते, बोलते हैं या ये पंडितों का मोहल्ला है, यहाँ दूसरा नहीं रहेगा, यहाँ हिंदुओं का मोहल्ला है, ये तो मुस्लिम नहीं रहेंगे, तो ऐसे भी करते हैं तो आप भेदभाव करते हैं। या आप एक ही कुएं या हैंडपंप में किसी को पानी नहीं पीने देते, तब भी आप क्या करते हैं? भेदभाव करते हैं। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हैं? उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। तब कह रहा है भेदभाव का कब होता है? जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं का व्यवहार करते हैं। आप समझ पा रहे होंगे इसका इसका मतलब समझ पा रहे होंगे। कह रहा दूसरा, ऐसे किसी एक व्यवहार का उदाहरण दीजिए जिसे किसी के साथ भेदभाव हो सकता है। आप यहाँ पे दुनिया भर का उदाहरण आप दे सकते हैं, या तो ये वाला दे सकते हैं, या ये वाला दे सकते हैं आप, या उसके बाद वाला दे सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना? आप समझ पा रहे होंगे, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको। ठीक है ना? अब आगे आते हैं 13 नंबर प्रश्न पे। 13 नंबर नहीं, 12 नंबर का ही तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। बड़ा ही अच्छा प्रश्न ये भी है। निम्न में से कौन सा कथन भेदभाव से संबंधित है और क्यों? तो आप ये बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कौन सा। देखो, इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है लड़कों और लड़कियों ने एक दोस्ताना हॉकी मैच खेला। ये तो अच्छी बात है, इसमें भेदभाव कहाँ हो रहा है? विद्यालय में प्रत्येक बच्चों को दाखिला का समान अवसर दिया गया। ये भी अच्छी बात है, सबको जब समान अवसर दिया गया तो भेदभाव कहाँ हो रहा है? तो जाहिर सी बात है, दोनों ऑप्शन नहीं है तो तीसरा ऑप्शन होगा। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, वरना देखे जा सकता है। ठेकेदार ने समान काम करने के बाद भी पुरुष को महिलाओं से ज्यादा मजदूरी दी। बिल्कुल सही, ये वाला ही होगा। क्यों? क्योंकि पुरुषों को क्या कर रहा है? ज्यादा ये वेतन दे रहा है, महिलाओं को क्या कर रहा है? कम वेतन दे रहा है, तो भाई भेदभाव तो कर रहा है। तो आप समझ पा रहे होंगे, ये वाला प्रश्न का उत्तर यही होगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन आते हैं। अगर किसी लड़के को रोना आए तो भी वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों को रोने का मन करता है। कब मन करता है? जब उसको गुस्सा आ जाता है तब, या दर्द होता है तब। ठीक है ना? लेकिन बड़े होने के बाद लड़के सीख जाते हैं या अपने आप सीख लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक लड़का रोए तो उसको लगता है कि दूसरे उसे क्या करेंगे? या तो चिढ़ाएंगे या तो उसका मजाक उड़ाएंगे। ठीक है ना? इसलिए वह दूसरे के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। वो रो नहीं पाता है। पहला प्रश्न कह रहा है बेटा, लड़के अपने आप को रोने से क्यों रोक लेते हैं? है समझ में? क्यों रोक लेते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि दूसरे उन्हें क्या करेंगे? या तो चिढ़ाएंगे या तो मजाक बनाएंगे। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। हमें रोने का मन कब करता है? ये बड़ा आसान प्रश्न है। हमें रोने का मन कब करता है? जब हमें गुस्सा आ जाए या दर्द होता है तो रोने का क्या करता है? मन करता है। देखो, तीसरा प्रश्न कह रहा है बड़े लड़के रोने के बारे में क्या सोचते हैं? यह रोने के बारे में क्या सोचते हैं? कि रोना क्या है? कमजोरी का निशानी है, इसलिए ये रोना नहीं चाहते। ठीक है ना? अब आप देख पा रहे होंगे प्रश्न कौन सा
14 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। और 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है बेटा, तो 14 नंबर क्वेश्चन में बहुत सारे जगहों के बारे में आपसे पूछा है। जैसे आपसे पूछ लिया गया है कि आगरा कहाँ पे है, आपसे पूछ लिया गया है कि चित्तौड़ कहाँ पे है, बीजापुर कहाँ है, इलाहाबाद कहाँ है, गोलकुंडा कहाँ है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मैं डायरेक्ट आपको लेके चलता हूँ कहाँ, मैप वाले प्रश्न पे। मैप पर ये आप प्रश्न देख पा रहे होंगे, बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। आपको मैं मैप वाले प्रश्न पे लेके चलता हूँ। आप देख पा रहे होंगे मैप, यहाँ पे आप मैप देख पा रहे होंगे बेटा। देखो यहाँ पे कौन सा है बेटा, यहाँ पे आपका आगरा है, यहाँ आगरा है। यहाँ कौन है मैप में, इलाहाबाद है। इलाहाबाद जिसको बोलते हैं, जिसको प्रयागराज भी आज के डेट में बोला जाता है। गोलकुंडा कहाँ है बेटा, तो गोलकुंडा आपका आज के डेट में यहाँ पे है। कहाँ है, गोलकुंडा, गोलकुंडा। उसके बाद में बीजापुर कहाँ है, तो बेटा बीजापुर कर्नाटक में है, बीजापुर कर्नाटक में है। चित्तौड़ कहाँ है, बिल्कुल यहाँ है, चित्तौड़। ठीक है ना, यहीं पे आप एक बहुत अच्छा सिटी देखेंगे जिसका नाम है उदयपुर, यहीं पे पड़ता है। ठीक है ना। तो हालांकि मैं सब कुछ बता दिया, एक मालवा आपका क्वेश्चन आया था, ये मालवा यहाँ पे है। ठीक है ना। तो आप इस तरीके से इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप सॉल्व कर लिए होंगे, और मैंने भी आपको करा दिया होगा, तो आप समझ पा रहे होंगे कि आप कितना अच्छा से प्रश्न किए हैं हालांकि। ठीक है ना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।